तो अभी स्टार्ट करेंगे अक्रिय गैसों के उपयोग। अक्रिय गैसों की फैमिली पर हमने हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडॉन को पढ़ा। अभी समय है कि इन सभी तत्वों के उपयोग पढ़ लिए जाएं कि आखिर अक्रिय तत्व हैं, क्रिया नहीं करते, क्या इसका भी यूज है अपने जीवन में। तो मैंने सभी तत्वों के यूज लिख रखे हैं। यूज ऑफ नोबल गैसेस, हाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इन गैसों को नोबल गैसें भी कहते हैं और अक्रिय गैसें भी कहते हैं, न जाने कितने इनके नाम हैं। सबसे पहले हीलियम के उपयोग पढ़ेंगे। हीलियम का पहला उपयोग लिखा है, यह एक अज्वलनशील गैस है। एक तो सबसे पहली बात, हीलियम ज्वलनशील नहीं है। अच्छा, ज्वलनशील कौन सी गैस होती है? जो वायु से विक्रिया करती है। लेकिन हमको पता है कि हीलियम अक्रिय गैस है, तो ये वायु से विक्रिया करेगी नहीं, तो ज्वलनशील भी नहीं है। कहता है यह एक ज्वलनशील और हल्की गैस है। बिल्कुल सही है। हीलियम जो अगर गैसेस में मैं देखता हूं, हाइड्रोजन, हीलियम सबसे हल्की गैस की श्रेणी में आती हैं, जिसमें से हाइड्रोजन क्रियाशील है और हीलियम अक्रिय गैस है। क्योंकि हीलियम गैस हल्की गैसों में से है, अज्वलनशील गैसें हैं, इसे उड़ने वाले गुब्बारों में भी भरा जा सकता है। आपने देखा होगा नहीं, पार्टी वगैरह पर उड़ने वाले गुब्बारे मंगाए जाते हैं, उनमें हीलियम गैस को भरते हैं। अभी एक और बात बताएंगे, इसमें से वायुयान के टायरों में भी हीलियम और हाइड्रोजन के मिश्रण को भरा जाता है, जिससे अच्छा हाइड्रोजन गैस को केवल भर देने से एक प्रॉब्लम आ सकती है, हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है और प्रेशर के इफेक्ट में आकर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्वलनशीलता का गुण दिखाए और आग लग जाए उस पे। तो हीलियम गैस को साथ में भर देते हैं ताकि हीलियम गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर, अक्रिय वातावरण बनाकर रखेगा वहां, और हाइड्रोजन गैस को जलने नहीं देगा। तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को वायुयान के टायरों में भी भरते हैं। मैंने उड़ने वाले गुब्बारों पर केवल लिखा है, वायुयान के टायरों में भी भरते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखता है, कहता है हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण अस्थमा के मरीजों की श्वसन क्रिया में सहायक होती है। अस्थमा का मतलब समझते हो ना, श्वास रोग जिसको होता है, उसमें से आपने देखा होगा एक कैप्सूल आता है पाउडर फॉर्म में, उसको जब इनहेलर बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, उसको जब ग्रहण करते हैं तो उस पाउडर में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण भी भरा होता है। अभी होता क्या है, जब भी कोई गैस हम श्वसन क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं, गैस की कुछ अमाउंट हमारे रक्त में घुल जाती है। जैसे ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हो, ये रक्त में घुलती है और रक्त में उपस्थित एक पदार्थ जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, उसमें घुलकर हीमोग्लोबिन को बदल देती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, और उसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की सहायता से हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट तक ऑक्सीजन गैस पहुंचती रहती है। तो अगर हम पहले क्या हुआ करता था, हीलियम की जगह पर नाइट्रोजन को भर देते थे पुराने समय में, तो नाइट्रोजन से एक इफेक्ट आता था कि नाइट्रोजन की रक्त में घुलनशीलता अपेक्षाकृत थोड़ी सी अधिक है, तो ऑक्सीजन गैस तो रक्त में घुलती थी, ये फायदेमंद है, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो रक्त में घुल जाती थी वो नुकसानदेह होता था। लेकिन अब उससे अच्छे विकल्प अवेलेबल हैं। अब आप हीलियम और ऑक्सीजन गैस को भरते हैं, जिससे हीलियम गैस तो रक्त में घुलती ही नहीं, या ऐसा बोल सकते हैं हीलियम गैस की रक्त में घुलनशीलता बहुत कम होती है, और केवल कौन सी गैस रक्त में घुलती है? ऑक्सीजन। और आप जानते हो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का वाहक है, बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना उसका काम है। अब पूछता है उस पर रीजन भी दिया, मैंने नाइट्रोजन गैस वाली बात बताई थी ना, तो कहता है नाइट्रोजन की अपेक्षा हीलियम की रक्त में घुलनशीलता कैसी होती है? कम। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण नहीं बल्कि हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं अस्थमा के मरीजों के लिए। नेक्स्ट नंबर लिखा है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोरों के श्वसन के लिए भी किया जाता है। पुराने समय में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता था। पुराने समय में सेम यही चीज था। अच्छा, गोताखोरों को जानते हो ना तुम लोग, वो जो समुद्र की काफी ज्यादा गहराई पर पहुंचते थे, एक रीजन भी है, हेनरी का नियम भी है हम लोगों के यहाँ। क्या हेनरी का नियम है? यदि कोई गैस द्रव में घुल रही है तो गैस पर जितना ज्यादा दाब आरोपित होगा, बेटा गैसों की द्रव में घुलनशीलता भी उतनी ही कैसी हो जाती है? अधिक। अभी सोचने वाली बात है, अगर गोताखोर अपने पीछे सिलेंडर बांध के, किसी गैसीय सिलेंडर को बांधकर अगर वो समुद्र की तली पर जाएंगे, तो क्या अभी समुद्र की ऊपरी सतह पर है तो पानी की ऊपर अमाउंट कम है, ऊपर द्वारा लगाया गया प्रेशर कैसा है? कम। जैसे जैसे वो तली पर आते हैं उन पर प्रेशर की अमाउंट क्या होती है? बढ़ती है। और जब प्रेशर की अमाउंट बढ़ती है तो श्वसन क्रिया के दौरान उस अपने सिलेंडर में कौन कौन सी गैस ले जाते हैं? हीलियम और ऑक्सीजन।
तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो हीलियम और ऑक्सीजन की रक्त में घुलनशीलता भी कैसी होगी, बढ़ेगी। अच्छा, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से भी हीलियम तो अक्रिय है, इसकी रक्त में घुलनशीलता तो बिल्कुल ना के बराबर, अर्थात ये रक्त में नहीं घुलेगी। केवल कौन सी गैस रक्त में घुलेगी, ऑक्सीजन, और ये तो होना भी चाहिए क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाना। अच्छा, पुराने समय में क्या होता था, मैं फिर से उस बात को रिपीट करता हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को भरते थे, उसमें से नाइट्रोजन गैस की कुछ मात्रा क्या होती थी, वो रक्त में घुल जाती थी, और रक्त में जब घुल जाती थी तो ये एक तो परेशानी उत्पन्न कर देती थी, और फिर होता क्या था, ये रक्त में घुल गई फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन जब वही गोताखोर पानी की सतह पर आता था ऊपर, तो प्रेशर कम भी तो हुआ। तो रक्त में घुली हुई जो नाइट्रोजन गैस है, ये रक्त से कहां जाती है, बाहर, तो ये उस समय और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मनुष्य का शरीर जिसको कहते हैं अकड़ जाया करता था, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ करती थी उस समय पर। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हम लोगों ने हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया है। शायद उसमें लास्ट में रीजन भी बताया है कि हीलियम की रक्त में विलेयता कैसी होती है, कम, इसलिए हम नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं बल्कि हीलियम के साथ ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखता है, कहता है अति उच्च ऊष्मा चालकता। बेटा, अक्रिय गैस हीलियम पर ऊष्मा की चालकता बहुत अधिक होती है। ऊष्मा चालकता समझते हो ना, ऊष्मा चालकता का अधिक होने का मतलब ये शीघ्रता से गर्म भी हो जाती है और शीघ्रता से ठंडी भी। ऊष्मा चालकता उस कंपोनेंट की अधिक मानी जाती है जो शीघ्रता से गर्म हो और शीघ्रता से ठंडा हो जाए, तभी तो ऊष्मा चालकता। अगर कोई पदार्थ शीघ्रता से गर्म नहीं होता या वो शीघ्रता से ठंडा नहीं हो पाता तो फिर उसकी ऊष्मा चालकता कैसी है, कम। क्योंकि इसमें से मैंने बताया ऊष्मा चालकता का मतलब है केवल गर्म होना ही नहीं, शीघ्रता से ठंडा कर देना भी। तो हीलियम गैस का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों को ठंडा करने में प्रयुक्त करते थे, क्योंकि आप जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जो होते हैं वो एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस कर, हाई अमाउंट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो जब बहुत ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं तो उन रिएक्टर्स को कूल ठंडा करने के लिए हम लोग हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस ऊष्मा की बहुत अच्छी सुचालक है। ये अगर मैंने बताया, इस अच्छी सुचालक का मतलब केवल गर्म करना ही नहीं, उसको क्या करना, ठंडा करना भी है। शीघ्रता से नाभिकीय रिएक्टरों को ठंडा कर सकती है। नेक्स्ट नंबर पे मैं चलूंगा। हाँ, कहता है एमआरआई। वैसे आप लोगों ने नाम सुना, जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह नाम नहीं सुने तुम लोगों ने, ऐसे इससे भी उच्च कोटि का एक और इमेजिंग होती है जिसको कहते हैं एमआरआई। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। विशिष्ट प्रकार के रोगों की पहचान के लिए इस जांच का प्रयोग किया जाता है, और इसकी सहायता से हम करते क्या है भाई, हमारी बॉडी जो है वो ब्लड से मिलकर बनी है, और ब्लड के पार्टिकल्स पे पाया जाता है निगेटिव चार्ज। अभी ध्यान रखने वाली बात है, जो अपने शरीर में ब्लड फ्लो होता है ये निगेटिव चार्ज है। अब निगेटिव मतलब इस पर भी चार्ज पाया जाता है, और ये ब्लड पूरी बॉडी पर क्या हो रहा है, दौड़ रहा है। तो आपने इसका मतलब मैं एक और चीज समझता हूं, आप लोगों ने पिछली क्लासेस पे या इस क्लास पे भी फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देता है। तो ब्लड भी एक चार्ज पार्टिकल पूरी बॉडी में मूव करता है, ये भी अपने चारों ओर कैसा फील्ड तैयार कर लेता है, एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर लेता है। इसी मैग्नेटिक फील्ड को एनालाइज किया जाता है एमआरआई में। ब्लड के पार्टिकल्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया है, इसको एनालाइज करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको सीखते हैं, समझते हैं एमआरआई के थ्रू। आप कहोगे कैसे सीखते हैं, तो बेटा वो डॉक्टर्स का काम है, वो लोग ज्यादा बेटर कर पाते हैं। हमने जो हमें पता है उसके बेसिस पर मैंने बताई है। तो ह्यूमन बॉडी अपने आप में खुद एक प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है, तो उसकी इमेजिंग, उसका चित्रण दिखाता है एमआरआई। उसमें लिखा भी देखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अभी आगे पढ़ते हैं, कहता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम क्या होता है। हम लोगों ने लोहे पर होने वाली वेल्डिंग तो बहुत देखी है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों की सक्रियता जो है वो काफी अधिक है। विद्युत रासायन श्रेणी में आपने देख ही रखा होगा, ये ऊपर रखी धातुओं में से एक है। और क्योंकि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की सक्रियता अधिक है, जब भी हम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम को वेल्डिंग करते हैं, ये शीघ्रता से ऑक्सीजन से विक्रिया कर लेती हैं और ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। और किसी भी धातु का ऑक्सीडाइज होना, इसका मतलब खराब होना। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाती है तो इसका मतलब हम लोग तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पर कभी वेल्डिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा मैंने लिख रखा है देखो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पर वेल्डिंग करते समय अक्रिय वातावरण तैयार करने में। तो जब भी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का वेल्डिंग किया जाता है, जो हीलियम गैस होती है उसके चारों ओर एक अक्रिय वातावरण बना देती है।
अगर एक्रिय वातावरण बना देगी तो बेटा वायु आएगी, अक्रिय वातावरण से टकराकर वापस लौट गई, ऑक्सीजन उस मेटल तक पहुंच ही नहीं पाया। और जब ऑक्सीजन उस मेटल तक पहुंचा तब तक ये मेटल कैसा हो चुका था, ठंडा। और आप समझते हो ठंडे मेटल जो होते हैं वो आसानी से अभिक्रियाएं नहीं करते, जितना कि गर्म अवस्था में मेटल की रिएक्टिविटी हाई होती है। अच्छा, कभी कोई पूछता है कि गर्म अवस्था में मेटल हाई रिएक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उच्च ताप पर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और मेटल उस समय शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। और मैंने बताया था कोई भी धातु जितनी शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक है। तो गर्म होने पर मेटल जो होते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉनों को त्यागने का गुण रखते हैं, अर्थात क्रियाशीलता भी उस समय अधिक होती है। और जैसे वेल्डिंग, अच्छा वेल्डिंग करने में होता भी हाई टेम्परेचर देते हैं, उस समय अगर ऑक्सीजन उस एल्यूमिनियम के मेटल पर आ गया या मैग्नीशियम के मेटल पर आ गया तो उसको तुरंत ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन जैसे ही हमने वेल्डिंग की, एक विशेष प्रकार का धुआं निकला और उसने उस मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम के रॉड के चारों ओर अपना एक क्या बना लिया, वातावरण। अब एयर आई भी, O2 आई भी, तो बाहर से आई, उस वायुमंडल से टकराई हीलियम के और वापस लौट गई, वो रॉड तक नहीं पहुंच पाई। अच्छा, रॉड तक पहुंचेगी तब तक ये रॉड कैसी हो चुकी होगी, ठंडी, तो वो ऑक्सीजन से इतना अभिक्रिया भी नहीं करेगा। अभी ये यूज हो गए बेटा हीलियम के। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं नियॉन के। वैसे नियॉन पर क्या होता है, नियॉन गैस को अगर किसी बल्ब में भर दिया जाए कांच के और विद्युत प्रवाहित की जाए तो डिफरेंट टाइप के बहुत ही आकर्षक कलर देता है नियॉन। अब ये तो उसकी बात हो गई, नियॉन को कांच के बल्ब में भरकर उस पर विद्युत प्रवाहित की जाए तो विशिष्ट प्रकार के आकर्षक कलर देता है। तभी लोग जब भी कभी चमकदार प्रचार बनाने होते हैं, किसी भी कंपनी का चमकदार प्रचार बनाना होता है, अपने यहाँ तो ऐसे प्रचार अवेलेबल नहीं है ज़्यादा, रीजन है अपने यहाँ तो इंडिया में वो वाले चलते हैं प्रचार पोस्टर वाले। तो विदेशों में अगर आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डिंगों पर प्रचार चलते हुए जाते हैं लाइटिंग से, डिफरेंट टाइप की लाइटिंग अरेंजमेंट होती है और वीडियो जैसा चलता है प्रचार, तो उस प्रकार, हाँ LED जैसा प्रचार चलता है। तो उन प्रचार को आकर्षक, अच्छा ऐसे प्रचार की रात में ही देखने की आवश्यकता, दिन में भी दिखाई देते हैं, एक्स्ट्रा चमकदार होते हैं क्योंकि वो बहुत अधिक चमकदार होने की वजह से वैसे प्रचार हम दिन में भी देख पाते हैं। तो वो नियॉन से ही बनाए जाते हैं और इसलिए मैंने लिखा भी है, बनाने के लिए नियॉन गैस को कांच के बल्ब में भर दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर लिखा है बगीचों को आकर्षक बनाने में, हाँ रात वगैरह पर अगर बगीचों में भी लाइटिंग करनी है, डेकोरेशन करना है तो उस समय भी इसका प्रयोग करते हैं, नियॉन बल्ब का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर लिखता है, कहता है इसका प्रयोग सेफ्टी डिवाइसेस जैसे वोल्ट मीटर बनाने में किया जाता है। सेफ्टी डिवाइसेस जैसे वोल्ट मीटर का मतलब है, देखो साधारणतः उपकरणों की अपनी एक क्षमता होती है, अगर उससे ज्यादा उसमें करंट का फ्लो करवा दिया जाएगा तो वो उपकरण खराब हो जाएंगे, या फिर हाई वोल्टेज अगर उन पर अप्लाई कर दिया जाएगा तो भी वे उपकरण खराब हो जाएंगे। लेकिन बोलता है, कहता है इसका प्रयोग सेफ्टी डिवाइसेस जैसे वोल्ट मीटर बनाने में प्रयोग किया जाता है। मैंने लास्ट में ब्रैकेट के अंदर भी लिखा है, क्योंकि नियॉन के वातावरण में उच्च विभव तथा उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता होती है। अगर वोल्ट मीटर बनाते समय इसके अंदर का एटमॉस्फेयर नियॉन से भर दिया गया तो नियॉन में के एटमॉस्फेयर में विद्युत धारा की अधिक मात्रा को प्रवाहित करने की भी क्षमता होती है और हाई वोल्टेज को ले जाने की भी क्षमता होती है, और उस क्षमता के कारण हमारे जो उपकरण होते हैं ये खराब होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। अभी लास्ट नंबर एक और लिखता है, कहता है नियॉन बल्ब में, बिल्कुल मैंने बताया ना, ये बगीचे वाला कहाँ गया, नियॉन बल्ब बनाए जाते हैं। मैंने बताया नियॉन जो है आकर्षक कलर के रंग प्रोड्यूस करता है, और क्योंकि आकर्षक कलर के रंग प्रोड्यूस करता है नियॉन बल्ब भी बनाए जाते हैं चमकदार डेकोरेशन के लिए। एक सबसे लास्ट में कहता है बेकन लाइट में। बेकन लाइट क्या होती है, बेकन लाइट वैसे सिग्नल प्रोड्यूसर है, ये हमेशा सिग्नल प्रोड्यूस करता है। अगली गैस है आर्गन। कहता है आर्गन को विद्युत बल्बों में भरते हैं। वैसे तुमको बताएं सस्ते किस्म के बल्बों में नाइट्रोजन गैस भी भर दी जाती है। ये अभी क्या है ना, हम लोगों के यहाँ का एक सिस्टम है, ये क्या, यहां सबसे सस्ती चीज चाहिए। कभी कभी तो व्यक्ति पूछ लेता है कोई 10 रुपए के 5 बल्ब हैं, फिर दुकानदार भी उसको 5 मिनट तक देखता है लगातार, कहता है बनाना ही पड़ेगा ऐसा। तो वैसे विद्युत बल्बों में जो अंदर देखो या तो एटमॉस्फेयर ही नहीं रखते हैं, निर्वात रखते हैं,
और या फिर अच्छे बल्बों के लिए हम उसके अंदर क्या रखते हैं, आर्गन गैस को भर देते हैं। और मैंने बताया भी उस पर, आर्गन गैस को क्यों भरा, अक्रिय वातावरण बनाने के लिए। नेक्स्ट नंबर कहता है उच्च ताप पर अक्रिय वातावरण बनाने में। अच्छा, कभी कभी क्या हो, वेल्डिंग के दौरान, अपने घरेलू वेल्डिंग होती है, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग पर भी क्या होता है, जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं आप देखते हो कि उससे धुआं निकलना स्टार्ट होता है, और वो धुआं निकलते ही अपने चारों ओर, रॉड के चारों ओर एक अक्रिय वातावरण बना लेता है, और उस अक्रिय वातावरण के कारण लोहे पर जल्दी से जंग नहीं लगता है। तो वेल्डिंग करते समय और मिश्र धातु बनाते समय बेटा, मिश्र धातु और एलॉय तीनों एक ही शब्द हैं। मिश्र धातु भी कह सकते हैं, मिश्र धातु भी बोल सकते हैं, और उसको एलॉय भी बोलते हैं। मिश्र धातु होता क्या है, जब दो या इससे अधिक धातुओं को पिघलाकर आपस में मिला दिया जाए तो वो जो नया कंपोनेंट बनकर तैयार होगा हम उससे कहेंगे मिश्र धातु, और उसको भी बनाने में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए आर्गन का यूज करते हैं। नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, वायु द्वारा ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थों को सुरक्षित। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो वायु द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ऑक्सीकृत होकर खराब भी हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को अगर सुरक्षित रखना है तो हम लोग इसको आर्गन के वायुमंडल पर रखेंगे, ताकि आर्गन के वायुमंडल में वायु अंदर आ नहीं पाएगी और पदार्थ का ऑक्सीकरण भी नहीं होगा। आगे लिखता है प्योर आर्गन का प्रयोग क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी क्या है बेटा, क्रोमेटोग्राफी देखो मैं ऐसा बताऊं थोड़ा सा अगर इधर की ओर, तो ऐसा होता है, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे, जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये किस कलर की इंक देता है, ब्लैक, लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो बेटा ये ब्लैक कलर की इंक को कई कलर्स से मिलाकर बनाया गया होगा। ये एक कलर नहीं है, देखने में तो ब्लैक लगता है, लेकिन अगर मैं इस इंक का एनालाइज करूं तो इसमें हो सकता है पीला कलर निकला है, हरा कलर निकला है, और इन सब कलर्स को मिला के ये ब्लैक कलर बना है। तो किसी एक कलर में से उपस्थित अलग अलग रंगों की पहचान करने के लिए, एक, फिर दोबारा से सुन लेना, किसी एक कलर में उपस्थित कई रंग हो सकते हैं, उन सभी रंगों को अलग अलग पहचान करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रयोग की जरूरत होती है, और उस प्रयोग को ही कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इसको ऐसा भी कहते हैं वर्ण लेखन। एक और नंबर लिखेंगे तो क्रोमेटोग्राफी के समय प्योर आर्गन गैस की आवश्यकता होती है। लास्ट में लिखता है वेल्डिंग करते समय धातु की सतह को ऑक्सीकृत होने से बचाते, ये नंबर 3 बार आया है। नेक्स्ट नंबर अगर मैं पढ़ता हूं, अब क्रिप्टन और ज़ीनॉन के कुछ मिले हुए उपयोग हैं। ज्यादातर क्रिप्टन और ज़ीनॉन जो है वो एक साथ यूज दिखाएगा ज्यादातर। पहला उपयोग कहता है हाई स्पीड फोटोग्राफी बल्ब बनाने में। हाई स्पीड फोटोग्राफी बल्ब कौन से होते हैं, जिनकी जरूरत एक साथ पड़ती है, फ्लैश लाइट जिनको बोलते हैं। कैमरे में कोई यूज आता है फ्लैश लाइट, उसका काम क्या होता है, इंस्टेंट, एक ही सेकंड में एक तीव्र रोशनी उत्पन्न कर देगा। कैमरे पर भी ऐसा ही होता है। कैमरा आपने देखा ना, वो फोटो खींचने वाला कैमरा, उसमें भी जो बल्ब लगता है वो फ्लैश एक साथ देता है और काफी ज्यादा एनर्जी ले जाता है। तो कहता है हाई स्पीड फोटोग्राफी बल्ब बनाने में, तो उन फोटोग्राफी बल्ब को बनाने में क्रिप्टन और ज़ीनॉन का यूज हुआ होगा। एक और चीज, विद्युत बल्ब के अंदर ही क्रिप्टन और ज़ीनॉन के मिश्रण को भरा जाता है ताकि विद्युत बल्ब के अंदर अक्रिय वातावरण उत्पन्न किया जा सके। एक और नंबर, मेसोन्स पार्टिकल की खोज करने में आपने सुना होगा मेसोन्स पार्टिकल को, ये भी एटम के ही पार्ट हैं। पाई मेसोन्स पार्टिकल, उनकी अगर खोज करनी होती है तो भी हम क्रिप्टन और ज़ीनॉन का यूज करते हैं। अच्छा, एक और यूज लिख लेना चाहिए था हमें, मैंने लिखा नहीं लेकिन आप समझोगे इसको। ज़ीनॉन के कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। ज़ीनॉन एक ऐसी गैस है, अक्रिय गैस है, जो विभिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ यौगिकों का निर्माण कर सकती है, अन्य कोई गैस नहीं करती है। लास्ट में चलेंगे रेडॉन। अच्छा, रेडॉन का उपयोग तो थोड़ा सा अलग इसलिए भी होने वाला है, रीजन है कि रेडॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। पहला नंबर ये लगता है कैंसर के उपचार में। मैंने एक बार शायद बताया था, कोशिका विभाजन के दौरान मनुष्य का शरीर छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से, और कोशिका विभाजन के दौरान नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाएं खत्म होती रहती है, नष्ट होती रहती है, नई कोशिकाएं डेवलप होती रहती है बॉडी पर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैंसर पर की कंडीशंस पर क्या होता है कि यहां नई कोशिकाएं बहुत तीव्र गति से बनती हैं,
जो रेट होना चाहिए उनके बनने का, उससे तेज रेट से बनती है नई कोशिकाएं, और इन नई कोशिकाओं की तीव्रता से बनना ही कहलाता है कैंसर। अब क्योंकि रेडॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है, ये रेडिएशन फैलाता है, हम इसके रेडिएशन का प्रयोग करते हुए वे जो तीव्रता से सेल बनती चली आ रही हैं, कोशिकाएं बनती चली आ रही हैं, उन सेल्स को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं रेडिएशन के थ्रू, और इसको ही कहते हैं कैंसर का उपचार। तो कैंसर के उपचार से क्या होता है, जो संक्रमित सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, एक्स्ट्रा कोशिकाएं जो बनती चली आ रही हैं, उन अतिरिक्त कोशिकाओं को रेडियो एक्टिव तत्व रेडॉन द्वारा खत्म कर देना ही कैंसर का उपचार कहलाता है। नेक्स्ट नंबर पे लिखा है, कहता है अन्य रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज में, एक रेडियो एक्टिव तत्व की सहायता से अन्य रेडियो एक्टिव तत्वों की भी खोज क्या की जा सकती है। अन्य रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज में भी इसका प्रयोग होता है। लास्ट में लिखता है एक्सरे फोटोग्राफी में, जिससे धातु या अन्य ठोसों के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। वैसे मैं तुमको बताऊं, अभी नॉर्मली कोई बात होती है अपने यहाँ, तो हम लोग कहते हैं ठोस बहते नहीं कभी, ठोस अपने जगह पर सभी पार्टिकल फिक्स हैं, मेटल के सभी पार्टिकल अपनी जगह फिक्स हैं हाई अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू। लेकिन बेटा अगर नॉर्मली देखा जाए तो मेटल्स में या सॉलिड पदार्थों में भी पार्टिकल्स के बहने का गुण होता है, लेकिन ये स्पीड इसकी बहुत धीमी होती है। अब पता लगा कि 20-20, 25-25 वर्ष लग जाए तब आप समझ पाओगे नहीं पार्टिकल बह भी रहा था, लेकिन अब 25 सालों का इंतजार करोगे तो बूढ़े हो जाओगे, आपको तो रिजल्ट तुरंत चाहिए ना। तो फिर रेडियो एक्टिव तत्वों की सहायता से, रेडॉन की सहायता से हम उन ठोसों और धातुओं के बहने की स्पीड का पता लगा सकते हैं। तो बेटा ये अक्रिय तत्वों के जितने भी अपने पास पढ़ने के लिए थे उनके गुण हो गए। तो पी ब्लॉक नाम का चैप्टर आज से क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसको नोट कर सकते हैं अपना।